अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 जो है वो हम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने इसके 6 एल्गोरिदम जो है वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम इसका प्रॉब्लम नंबर 7 जो है वो स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक इशू है, कुछ अभी न्यू बुक्स हैं, न्यू कोर्स है, उसमें प्रॉब्लम नंबर 7 उसमें मिसिंग है। अगर किसी ऐसी बुक में ना हो तो वो यहाँ से जो है वो आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिएगा और यहाँ से इसको ऐड कर लेना है, क्योंकि आपके कोर्स में ये शामिल है। कुछ बुक्स में ये मिसिंग है जो अभी लेटेस्ट आई है, और कुछ में जो पुराने वाली हैं उसमें ये मौजूद है। तो वहाँ से जो है आपने ये सारा लिखा हुआ है, सामने नज़र आ रहा है। यहाँ से साथ साथ आपने इसको नोट कर लेना है जिन बुक्स में ये नहीं है। ये प्रॉब्लम नंबर 7 है, उसमें 7 जो है वो ये दिया हुआ है, फाइंड एक्सपोनेंट वाला। तो इससे पहले जो है वो आपने ये ऐड कर लेना है। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 7 है हमारे पास, फाइंड इंटरेस्ट ऑन अ गिवन अमाउंट। यानी कि आपके पास जो इंटरेस्ट होता है ना, सूद, यानी कि जैसे बैंक से आप कोई भी अमाउंट लेते हैं कर्जे के लिए या इस तरह, तो उसके ऊपर कुछ रूल्स होते हैं कि अगर आपने 1 लाख रुपया लेना है तो उसके ऊपर कुछ अमाउंट जो होती है वो इंटरेस्ट की होती है। जब आप रिटर्न करते हैं वो अमाउंट प्लस इंटरेस्ट जो है वो वापस करनी होती है। तो ये एक प्रोग्राम हमने ऐसा बनाना है कि जब आप किसी भी बैंक से लोन लेते हैं, कर्जा लेते हैं, तो जब आप रिटर्न करेंगे तो उसमें इंटरेस्ट रेट कैसे फाइंड करके आपने कितनी अमाउंट वापस करनी होगी। यानी कि ये ऐसा प्रोग्राम है कि जब आप लोन ले रहे होंगे ना, तो बताएंगे मैंने 5 साल के लिए 2 लाख रुपया लोन लेना है, तो फ़ौरन आपको कैलकुलेट करके दे देगा कि आप जब रिटर्न करेंगे तो 2 लाख जो अमाउंट ले रहे हैं प्लस इतना इंटरेस्ट है वो भी साथ आपको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस इंटरेस्ट को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें चाहिए होती है। एक अमाउंट, जितनी आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ आती है हमारे पास इसकी ड्यूरेशन, जिसको टेन्योर कहते हैं अकाउंटिंग की टर्म में, यानी कि आप कितने अरसे के लिए, कितने ड्यूरेशन के लिए अमाउंट दे रहे हैं। और तीसरी चीज़ आती है इसमें इंटरेस्ट रेट, जो करंटली जो होती है आपकी गवर्नमेंट की तरफ से जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होता है। ठीक है, हर मतलब कुछ बैंक्स का डिफरेंट होता है, लेकिन जो एक फिक्स होता है, जो आप जैसे आपका जीएसटी टैक्स, इस तरह के जो टैक्स होते हैं। ओके, अब आपने इसमें हमारे पास यानी कि इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए 3 चीज़ें इनपुट चाहिए होंगी। एक अमाउंट, एक ड्यूरेशन जिसको टेन्योर कहते हैं, और तीसरी चीज़ इंटरेस्ट रेट, जो करंटली जो हमारा इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके मुताबिक फाइंड करना है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे पास इनपुट आ गई। फाइंड क्या करना है, हमने इंटरेस्ट फाइंड करना है। ठीक है, तो इसका जो फार्मूला होता है कि हमने ये तीनों चीज़ें, अमाउंट को इंटरेस्ट रेट प्लस टेन्योर, जो उसका ड्यूरेशन होता है, उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट फाइंड हो जाता है। अब सबसे पहले प्लानिंग में देखते हैं हमारे पास इनपुट क्या है। वही 3 चीज़ें जो अभी मैंने डिस्कस की थी। अमाउंट, आपके पास जितनी अमाउंट आप लोन ले रहे हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा होता है करंटली, हर साल जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जो भी होता है, मतलब जो भी आपने कंट्री जो भी चल रहा है वो आपने देख लेना है। तीसरी चीज़ होती है टेन्योर, कि आप 1 साल के लिए ले रहे हैं, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, कितने टाइम के लिए आप ले रहे हैं। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। ओके, तो आउटपुट क्या होगी हमारे पास, फाइंड इंटरेस्ट जो है वो हमारी आउटपुट होगी। अब हमने फाइंड कैसे करना है, मेन चीज़ ये होती है ना, प्रोसेसिंग क्या होगी कि हम इंटरेस्ट जो है यहाँ पे आउटपुट में फाइंड करना है, वो फाइंड होगा कैसे। तो उसके लिए क्या करेंगे, अमाउंट को इंटरेस्ट रेट और टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फाइंड हो जाएगा इंटरेस्ट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि पिछले सारे प्रॉब्लम में हमने देखा था कि फर्स्ट स्टेप होता है जहाँ पे हम चीज़ों को इनपुट लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इनपुट आ जाएगी अमाउंट, लेट्स सपोज हमने 17,000 अमाउंट जो है वो लोन लेना है। इसके ऊपर जो आपका इंटरेस्ट रेट है वो 7% है, मतलब ये डिफरेंट होता है। यहाँ पे लेट कुछ भी हमने लेट कर लिया, उसके बाद लोन जो ले रहे हैं वो 7 ईयर्स के लिए ले रहे हैं। अब ये तीनों चीज़ें जब आपके पास आ जाएंगी तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पी यूज हो रहा है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ठीक है, तो आपके पास पी एज अमाउंट है। ठीक है, अमाउंट को रेट के साथ और टाइम के साथ, जो ड्यूरेशन है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो जो उसका रिजल्ट आएगा वो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा, और उस इंटरेस्ट को हम डिस्प्ले कर देंगे तो फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इजी से है, जस्ट आपने इसमें याद रखना है 3 चीज़ें होती हैं, अमाउंट, इंटरेस्ट रेट एंड टाइम। बस उन तीनों की चीज़ों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटरेस्ट आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये था प्रॉब्लम 7। जिनके पास बुक्स में नहीं है वो काइंडली यहाँ से जो है वो आपने नोट कर लेना है, और कहीं पे भी बुक में या कॉपी नोटबुक पे इसको नोट कर लेना है। उसके बाद प्रॉब्लम नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ अ गिवन नंबर। अब सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है फाइंड एक्सपोनेंट।
तो एक्सपोनेंट होता है हमारे पास जैसे पावर में चीजें आ जाती हैं, जैसे आपके पास लिखा हुआ है लेट्स सपोज 8 रेज पावर 5, तो ये जो 5 है इसको कहते हैं एक्सपोनेंट, ए से इसको डिनोट करते हैं। ठीक हो गया। तो लेट अगर आपके पास 8 की पावर 5 है तो इसकी वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो इसको कहते हैं कि इसका एक्सपोनेंट आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब ये सबसे पहले देखो ये चीज लिखी हुई ना फाइंड, फाइंड का मतलब है कि ये हमारी आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, तो आउटपुट में एक्सपोनेंट ऑफ गिवन नंबर, जो भी नंबर होगा उसकी एक्सपोनेंट फाइंड करना होगा। अब इसमें इनपुट के लिए दो चीजें चाहिए होती हैं, एक नंबर, इसको नंबर कहते हैं कोई भी नंबर जिसकी हमने इसको n कहेंगे नंबर, और उसकी जो पावर होती है वो इसकी एक्सपोनेंट वैल्यू होती है। तो ये दोनों चीजें हमें इनपुट चाहिए होंगी, फिर इन दोनों सारों को मल्टीप्लाई करके हम वो कर लेंगे, एक्सपोनेंट फाइंड कर लेंगे। अब इसमें मेन चीज होती है प्रोसेसिंग, एक्सपोनेंट फाइंड होता कैसे है। तो उसमें इस चीज को देखा जाता है, अगर 8 रेज पावर 5 है इसका मतलब है कि 8 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 8 रेज पावर 5 है, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 टाइम जो है वो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे इस बार बार नंबर यही जो है वो रिपीट होगा टिल 8, मतलब 5 वैल्यू जो है वो इसकी आ जाएंगी। ठीक हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास इस प्रॉब्लम नंबर 7 8 से थोड़ा सा जो है वो, इससे पहले जो है वो हमारे पास सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चन थे, जस्ट हमने वो प्रोसेसिंग के लिए फार्मूले में पुट करके वैल्यू निकालते थे। लेकिन यहाँ से हमारी एक नई टर्म्स है जिसको लूप कहते हैं और कंडीशन कहते हैं, वो दोनों इसमें यूज होंगे। क्योंकि देखें एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर एक ही बार बार रिपीट हो रहा होता है वहां पे हम लूप लगाते हैं प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स में। जो लूप, क्योंकि जो उसमें जो है ना ऑटोमेटिकली उसने मल्टीप्लाई करवाना, तो हम लूप लगा के उसको कंडीशन बता देते हैं कि इस नंबर तक आपने उसको बार बार मल्टीप्लाई करवाना है, जो भी कंडीशन जितनी देंगे वहां तक वो मल्टीप्लाई करवाता रहेगा। तो उस लूप के लिए हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा जो उसको सॉल्व करवाएगा। दूसरी चीज होती है हमारे पास प्रोडक्ट, कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट जो होगा वो हमारा प्रोडक्ट में से हो जाएगा। तीसरी चीज हमने इसको लिमिट बतानी होगी कि कौन सी लिमिट तक, आखिरी कौन सी वैल्यू है जहां तक उसने मल्टीप्लाई होना है। तो ये सारी चीजें मिला के हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब देखें सबसे पहले हमारे पास ऐसे प्रोसेसिंग में क्या आ जाएगा कि जो भी नंबर है जितनी उसकी एक्सपोनेंट वैल्यू है उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनपुट में क्या आएगा, नंबर एंड उसकी पावर एक्सपोनेंट। तो इसमें हमने इनपुट ले लिया लेट नंबर 7 और उसकी जो पावर है 8। इसका मतलब है कि 7 को 8 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे, देन वो उसको जो भी रिजल्ट है वो फाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 8 से आगे जितने भी प्रॉब्लम आएंगे सारों में ये चीज आपने याद रखनी है। दो चीजें यहाँ पे आपको बताई थी, एक हमारे पास लूप जो बार बार इस नंबर को रिपीट करेगी वो, और एक उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो रिजल्ट सेव करवाना है उसको प्रोडक्ट कहते हैं। वो दोनों यहाँ से हम इनिशियलाइज करवाएंगे। इसकी इनिशियलाइजेशन की टेक्निक्स हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, करते क्यों है। ठीक है, बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे हम वैल्यू नहीं यूज करते, वेरिएबल यूज करते हैं। इसका इसलिए यूज करते हैं कि जब आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं तो इन दो वेरिएबल के नाम से मेमोरी में जगह आपकी सेव हो जाती है। ठीक है, वो जगह एलोकेट हो जाती है इस वेरिएबल को। फिर जैसे जैसे वैल्यू हम असाइन करते जाते हैं, क्योंकि प्रोग्रामिंग में वैल्यूज को एग्जीक्यूट करवाने के लिए मेमोरी में स्पेस चाहिए होती है, क्योंकि जब तक वैल्यू सेव नहीं होगी तब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। तो उस वैल्यू को सेव करवाने के लिए हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। यहाँ पे डिक्लेयर करने का मतलब है आप मेमोरी में पी के नाम से और के के नाम से आपकी दो लोकेशन एलोकेट हो जाती है। अब जो जो वैल्यू इसमें सेव करवाते जाएंगे वो डायरेक्ट पी और के की वैल्यू में सेव होती जाएगी। उसके बाद इनको इनिशियलाइज करवा दिया। प्रोडक्ट जो होता है ये हमेशा आपने 1 से इनिशियलाइज करना है। सम जो होता है वो 0 से होता है, प्रोडक्ट 1 से होता है। क्योंकि प्रोडक्ट की जो आइडेंटिटी है ना, प्रोडक्ट आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी इसको कहते हैं, वो 1 होती है। क्योंकि 1 से किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है, किसी वैल्यू में 0 ऐड करने से उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। इसलिए जब भी सम को इनिशियलाइज करना है तो 0 से करना है, जब भी प्रोडक्ट को करना है तो 1 से करना है। तो हम इसको इनिशियलाइज कर दिया। के लूप है, हमेशा पहले नंबर से उसने स्टार्ट करना है, अंटिल जितने भी पावर है वहां तक जाना है। तो इसको हमेशा के को जो लूप के लिए यूज होता है वो कंडीशन को चेक करते हुए उसको इनिशियलाइज करते हैं कि कहाँ से स्टार्ट करना है। ओके, उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे। देखें प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो भी नंबर हमने लिया था। यानी कि आप यहाँ पे नंबर हमारे पास क्या था, लेट किया था हमने 7, तो आ जाएगा फर्स्ट टाइम 7 मल्टीप्लाई बाय पी को इनिशियलाइज किया हुआ है 1, तो 7 1 से
7, क्योंकि हमारे पास अब 7 पावर 8 का मतलब है कि हम 7 को बार बार जो ऐसी 7 से 8 तक मल्टीप्लाई करवाएंगे। टोटल लिमिट इसकी नंबर 8 है तो 8 दफ़ा हम इस 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ओके, तो अब क्या होगा, पहली टर्म में वो क्या करेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 1। अब प्रोडक्ट में इस टाइम हमारे पास जो वैल्यू आ गई है वो 7 है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर तो ऐड हो गया है, अब अगला नेक्स्ट जो 7 है उसको मल्टीप्लीकेशन करवाना है। तो वहां पे एक टर्म यूज होती है प्रोग्रामिंग में जिसको इंक्रीमेंट कहते हैं, कि उस वेरिएबल के में पहली वैल्यू 1 थी तो पहले नंबर को ऐड करवाएगा, जब वैल्यू उसकी इंक्रीज करेंगे क्योंकि अब हमने दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाना है तो उसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे। इंक्रीमेंट के लिए यहाँ पे टर्म यूज होती है ये k इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी कि यहाँ पे देखिए आपके पास k की वैल्यू क्या थी पहले जब हम इनिशियलाइज किया था, यहाँ पे 1 है तो 1 थी, 1 के साथ हमने एक और जो 1 ऐड करवाया तो k की वैल्यू 2 होगी। अब इसका मतलब है कि ये जो सेकंड वाला k है 2 वाली लोकेशन पे पड़ा है उसको ये मल्टीप्लाई करवाएगा। ठीक हो गया, तो उसके बाद हमने जब इंक्रीमेंट करना है तो उसको बताना होता है यहाँ पे कंपाइलर को कि कितनी दफा इसको इंक्रीमेंट करवाना है, कहाँ तक लेके जाना है, क्योंकि वैल्यू तो यहाँ पे हमने जो दी होती है उसने 8 टाइम तक करवाना होता है, तो हम उसको लिमिट दे देते हैं यहाँ पे कि जब तक k की वैल्यू लेस देन इक्वल टू e है, मतलब एक्सपोनेंट वैल्यू जो दी हुई है 8, जब तक इससे कम है तब तक बार बार नेक्स्ट वैल्यू को ला के वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई करवाता रहेगा। जैसे ही वैल्यू इससे ज्यादा होगी उसको स्टॉप कर देगा। ठीक हो गया, तो अब यहाँ पे चेक किया 2 e, अब देखो 2 कंपेयर कर रहे हैं इसको e के साथ, e की वैल्यू कितनी थी 8, अब यहाँ पे 2 क्या है, e से लेस है, कंडीशन ट्रू है, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तो वापस जाएगा गो टू स्टेप नंबर 3 के ऊपर, वापस यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे उस टाइम p की वैल्यू आपके पास जो है वो 1 थी, मतलब p की वैल्यू अब 7 आ गई। इस 7 को अब ये तो कांस्टेंट है नंबर 7, वो 7 ही रहेगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 आ जाएगा इसमें। ठीक है, अब दो नंबर जो है वो पहले मल्टीप्लाई हो गए हैं, अब तीसरे नंबर को कराने के लिए फिर यहाँ पे आएगा, उसमें एक और इंक्रीमेंट करेगा। अब जैसे वैल्यू अब k की कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ पे k की वैल्यू थी 2 प्लस 1 करेगा तो टोटल वैल्यू इसमें 3 आ जाएगी। अब 3 को कंपेयर करेगा, क्या 3 लेस देन e है, e की वैल्यू 8 है, यस, अभी जो है वो k की वैल्यू e से लेस है, वापस जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा। अब देखिए p की वैल्यू 49 थी तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 49, ये कांस्टेंट है, ये सेम रहेगा क्योंकि वही नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो तीसरा नंबर इसमें 49 मल्टीप्लाई बाय 7, तीसरा नंबर भी आ जाएगा। इसी तरह जैसे ही वैल्यू इसमें इंक्रीमेंट करता जाएगा, अब लास्ट वैल्यू हमारे पास 8, जैसे ही वैल्यू 8 होगी तब तक मल्टीप्लाई करवाएगा, जैसे ही वैल्यू उसमें 8 में एक इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज अब 8 तक उसने कर लिए, 8 प्लस 1 कितनी वैल्यू होगी 9। अब 9 यहाँ पे जब चेक करेगा कि लेस देन इक्वल टू ई, लेकिन 9 जो है वो ई से ग्रेटर हो गया, तो जैसे ही यहाँ से ग्रेटर होगा तो उसको स्टॉप कर देगा और जो पी में फाइनल रिजल्ट होगा वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, तो इसमें आपके पास सिर्फ दो चीजें एक्स्ट्रा आई हैं, एक हमारे पास लूप है जो नंबर को बार बार जो है वो रिपीट करवा रहा है, और एक कंडीशन आती है इंक्रीमेंट की कि जब तक आपकी वैल्यू, जो भी आप गिवन कंडीशन दे देते हैं कि एक्सपोनेंट वैल्यू 8 थी, कि जब तक आपकी k की वैल्यू 8 से कम है तब तक वो बार बार लूप को चलाएगा, जैसे ही वैल्यू के 8 से बड़ी होगी तो उसको स्टॉप करके जो भी रिजल्ट था उसको डिस्प्ले करवा देगा। ठीक हो गया, तो ये थे हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 7 और 8। नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम प्रॉब्लम नंबर 9 और 10 करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।